हेलो पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। पिछले वीडियो में हमने बात की थी नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज पार्ट 1, जिसमें हमने लगभग 8-10 पेजेस को नोट्स के थ्रू पढ़ा था। आज हम बात करेंगे उसके पार्ट 2 की। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा नोट्स पे और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक। पहला है यहाँ पर व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स कर्स। जस्ट हैविंग अ लॉट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि ऑयल, कोल, मिनरल्स डज नॉट ऑलवेज मेक अ कंट्री रिच। अगर किसी देश के पास बहुत सारे संसाधन भी हो, कोयला, तेल, पानी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर भी वो देश जो है अमीर होगा ही होगा। दिस स्ट्रेंज सिचुएशन इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स कर्स और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, या फिर इसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संसाधन का श्राप है, या ज्यादा चीजें और कम फायदा होता है। इट मीन्स इवन विद प्लेंटी सक्सेस इज नॉट गारंटी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा चीजें होने के बाद भी फायदा जो है वो कम होगा, सक्सेस की गारंटी नहीं है। बट व्हाई डज दिस हैपन? ऐसा होता क्यों? मैनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू बिल्ड इंडस्ट्रीज टू टर्न रिसोर्सेज इनटू यूजफुल थिंग। कई देश ऐसे हैं जिनके पास भरमार है खनिजों की और रिसोर्सेज की, लेकिन उनके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, वो मशीन्स नहीं है, वो टूल्स नहीं है जो उनको रिसोर्सेज में बदल। विदाउट प्लानिंग दे के नॉट मेक फुल यूज ऑफ व्हाट दे हैव। और प्लानिंग नहीं होगी तो जो भी चीजें उनके पास हैं उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंडिया इज डूइंग बेटर बिकॉज वी इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज एंड ट्राई टू यूज रिसोर्सेज स्मार्टली। तो इस मामले में इंडिया जो है वो अभी ठीक ठाक कर रहा है, क्योंकि हम इंडस्ट्रीज में हमने काफ़ी इन्वेस्ट कर रखा है। इवन जैसे ही हम आज़ाद हुए थे हमने बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज को लगाना, जैसे कि भेल, BHEL, आई होप आपने सुन रखा होगा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ऐसी बहुत सारी हैं, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हमने ऑलरेडी लगा रखी हैं। बट स्टिल वी मस्ट बैलेंस यूजिंग बिटवीन यूजिंग रिसोर्सेज एंड सेविंग देम फॉर द फ्यूचर। लेकिन हमें जो है इनका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम इसको बचाकर रख सकते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इस नेचुरल रिसोर्स को वाइजली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्टीवर्डशिप, टेकिंग केयर ऑफ नेचर लाइक अ रिस्पॉन्सिबल गार्जियन। तो हमें जो है नेचर का गार्ड बन के, नेचर का रखवाला बन के, और हमें जो है इसको बचाना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको वापस पैदा होने दीजिए, उगने दीजिए, जैसे कि पेड़, पानी, सॉइल। और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल और ऑयल, उनका केयरफुली इस्तेमाल कीजिए। साइंटिस्ट हमें बार बार ये वार्निंग देते हैं कि अगर हमने नेचर का मिसयूज किया तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, या क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं, बदलाव होते हैं, लॉस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी लॉस भी कहते हैं। तो अगर हम इंडिया के इसको कॉन्सेप्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें से दो रियल प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम। अब जितने भी फार्मर्स हैं उन सब की खेती के लिए जो अधिकतर पानी है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी कि ग्राउंड वाटर आता है। कई जगह पर हमने पानी इतना ज़्यादा निकाल लिया है नेचर से कि नेचर उस जगह को वापस भर ही नहीं पा रहा है। मतलब यूज़ ज़्यादा हो रहा है, वेस्टेज ज़्यादा हो रही है, और नेचर वो वापस पानी उतना नहीं दे पा रहा है। दिस मेक्स वाटर हार्डर टू फाइंड एंड कॉस्टलियर टू गेट। इसकी वजह से मुश्किल से ये मिलता है और महंगा मिलता है। कुछ सिटीज़ जो है वो जल्दी ही फ्यूचर में शायद वहाँ पर पानी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें रेन वाटर की हार्वेस्टिंग चालू कर देनी चाहिए। हार्वेस्टिंग क्या होती है? हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया, हार्वेस्ट करना। रेन वाटर का मतलब जो रेन बारिश का पानी आता है उसको जमा करना, उसको इस तरीके से जमा करना कि फ्यूचर में हम उसको वापस यूज कर पाए। दैट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रीयूज एंड सेव वाटर, पानी का वापस इस्तेमाल करना। अगर आपने हाथ धोए हैं और पानी वेस्ट हो रहा है तो इसकी बजाय आप उसको प्लांट्स में डाल दीजिए। जो लीकिंग टैप्स हैं उनको फिक्स कीजिए, और जितनी भी पुरानी पॉन्ड्स या वेल्स जो सूख चुके हैं उनको रिवाइव कीजिए, उनको वापस से उनमें जीवन भरिए। मतलब उनको इस तरीके से खोदिए, वापस सही कीजिए, साफ कीजिए, ताकि जो ग्राउंड वाटर है वो उनमें वापस आ सके। दूसरी प्रॉब्लम है सॉइल डिग्रेडेशन की। अब बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो खराब हो जाती है।
पास्ट में हमारे जो फार्मर्स हैं वो केवल नेचुरल तरीके अपनाते थे फसल को ज़्यादा पैदा करने के लिए। लेकिन अब हमने क्या किया, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए, पेस्टिसाइड यूज़ किए, कीड़े-मकोड़े मारने की दवाई। तो पहले लोग क्या करते थे, काऊ डंग का इस्तेमाल करते थे एज़ मैन्योर, लीव्स एंड कंपोस्ट जो है उसका इस्तेमाल करते थे नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह, और कई सारी क्रॉप्स एक साथ उगाते थे, जिसकी वज़ह से क्या होता था कि एक ही क्रॉप अगर बार-बार हम उगाएँगे, तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट उस क्रॉप को चाहिए होता, और वही न्यूट्रिएंट जो है आपकी सॉइल से चला जाता था। तो अगर एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स लगाएँगे या बार-बार हम जो है क्रॉप को बदलेंगे, तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट बर्बाद नहीं होगा। और लेटिंग लैंड रेस्ट, कभी-कभी लैंड को सिर्फ छोड़ दो ऐसे कि भैया तू रेस्ट कर ले, तू बहुत थक गई है पैदा कर के, तो टेक सम रेस्ट। तो दीज़ वर बेटर फॉर सॉइल एंड अर्थ। तो ये जो तरीके थे इनसे थोड़ी पैदावार तो कम थी, लेकिन ये तरीके ज़्यादा फ़ायदेमंद थे हमारे लिए। अब एक केस स्टडी की बात करते हैं, ये है पंजाब का ग्राउंड वाटर क्राइसिस। तो पंजाब जो है उसने देश की मदद कैसे की? ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान उसने ज़्यादा खाना उगाया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है दोस्तों? 20वीं सदी के बीच में, मतलब हम जब आज़ाद हो गए थे उसके कुछ सालों बाद जो है हमारी जो सरकार थी, उस सरकार ने लोगों का पेट भरने के लिए, बहुत सारी फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जो है एक सपना देखा। और इसका मेन जो क्रक्स था वो ये था कि जो हमारी पैदावार है वो बढ़ सके, और मॉडर्न इनपुट्स आ जाएँ, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड, इम्प्रूव्ड इरिगेशन टेक्निक्स हों हमारे पास, ट्रैक्टर्स हों, फार्म मशीनरी हो, हल से कोई खेती ना करे। और इस तरीके से जो है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत पड़े थे हमारे देश पे। लेकिन फार्मर ने उस वक़्त क्या किया, बहुत सारा ग्राउंड वाटर और केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है उसने किसानों को ये एक उन्होंने एक गलत तरीके से ले लिया कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमारी फ्री है ही, बिजली का बिल आ रहा नहीं है, लगाओ पंप और चलाते रहो पूरा दिन। तो इसकी वजह से बिजली भी बर्बाद हुई और पानी भी बर्बाद हुआ। रिज़ल्ट क्या हुआ? वाटर वेंट सो डीप अप टू 30 मीटर्स एंड दैट इज़ नाउ हार्ड टू रीच। तो जो ग्राउंड वाटर जो यहाँ पर मौजूद था, वो इतना नीचे चला गया कि फिर हम उस तक पहुँच ही नहीं पा रहे। इसके अलावा जो केमिकल्स थे उन्होंने ग्राउंड वाटर को क्या किया? पॉल्यूटेड कर दिया, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ने लगे। और 80% जो पंजाब की ज़मीन थी, वो ओवर यूज़ कर चुकी थी पानी पे। पंजाब gave food in short term but now faces a big problem in the long term। इसी तरीके से एक केस स्टडी है सीमेंट। तो इसमें क्या था, सीमेंट जो है वो घर बनाने के काम आता है, रोड्स, ब्रिजेस, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स बनाने के काम आता है। बट सीमेंट फैक्ट्रीज कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन। दे रिलीज फाइन डस्ट एंड हार्म आवर लंग्स एंड एनिमल्स टू। इसीलिए जो लोग इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लंग्स जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि उसमें जो छोटे-छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सीधा हमारे लंग्स को नुकसान पहुँचाते हैं। डस्ट सेटल्स ऑन प्लांट्स रिड्यूसिंग देयर ग्रोथ। इट आल्सो पोल्यूट्स सॉइल एंड वाटर। तो आप देखो सीमेंट बनाने के कितने सारे नुकसान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने कुछ रूल्स बनाए हैं जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कुछ हद तक कम हो सके। तो क्या-क्या रूल बनाए उन्होंने? न्यू आइडियाज़ आर बीइंग यूज्ड टू मेक लेस पोल्यूटिंग मटेरियल्स। जैसे कि पहले ट्रेडिशनल मटेरियल क्या इस्तेमाल होता था? मड और स्टोन इस्तेमाल होते थे, ठीक है? और अब क्या प्लांट बेस्ड मटेरियल्स इस्तेमाल होने लगे हैं, रिसाइक्ल्ड प्लास्टिक वेस्ट, मतलब प्लास्टिक जो उग रही है उसको रिसाइकिल करने लगे हैं। और न्यू मटेरियल्स क्या हैं? अब जो पैदा हो रहे हैं वो एनवायरनमेंट के लिए पहले के मुकाबले अब बेहतर है, और इससे लोकल लोगों को जॉब मिलता है और क्लाइमेट को भी ये सूट कर। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों से जो है पोल्यूशन कुछ हद तक कम होता है। इसके बाद एक टॉपिक है आपकी बुक में, वृक्ष यजुर्वेदा यानी कि एंशिएंट ट्री साइंस। तो वृक्ष यजुर्वेदा इज एंशिएंट इंडियन नॉलेज अबाउट केयरिंग फॉर प्लांट्स एंड ट्री। वृक्ष का मतलब ट्री है, आयुर्वेद का मतलब है साइंस ऑफ लाइफ। तो जो किताब स्वरूपाल जी ने लिखी थी 10th सेंचुरी सीई कॉमन एरा में, मतलब जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 10 सेंचुरीज बाद, मतलब 1000 साल के बाद के आसपास की बात हुई है। तो उन्होंने क्या एडवाइस दी थी? विच प्लांट टू ग्रो इन विच सॉइल, कौन सी मिट्टी में कौन सा पौधा उगेगा। हाउ टू कलेक्ट एंड ट्रीट सीड्स, किस तरीके से हम सीड्स को चुने और उनको इरिगेशन कैसे करें अलग अलग प्लांट के लिए,
किसी प्लांट के लिए पानी की कमी कम में भी चल जाता है। जैसे राजस्थान में जो खेतियाँ होती हैं नॉर्मली बाजरा वगैरह की, इसके लिए इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप बिहार की तरफ जाओगे और वहाँ देखोगे कि वहाँ पर जो चावल वगैरह की खेती होती है, उसके लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। हाउ टू प्रोटेक्ट प्लांट्स यूजिंग नेचुरल मेथड्स, और इट सपोर्ट्स क्रॉप रोटेशन ऑल्सो। क्रॉप रोटेशन मैंने अभी आपको बताया, एक ही तरह की जो क्रॉप है उसको बार-बार नहीं उगाना है। एक क्रॉप उगा ली, उसके बाद कोई दूसरी, फिर उसके बाद तीसरी, इस चीज़ को बोलते हैं। जैसे आपकी क्लास में आपकी सीट की रोटेशन होती है ना, आज पहले आगे आप बैठोगे, फिर पीछे जाओगे, फिर आगे बैठोगे, इस तरह से। और मिक्स्ड क्रॉपिंग, जैसे एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स एक ही इस पे धरती पे उगा देना है, एक ही फार्म पे उगा देना है। इससे जो है, जो आपकी सॉइल है वो हेल्दी रहती है। और इट टेल्स अस हाउ टू फ्लो द सॉइल, मतलब इस तरीके से उसकी हल ऐसा चलाना है कि अर्थवर्म, बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो अच्छे से पैदा हो सके, क्योंकि ये भी आपकी सॉइल को लूज करते हैं और आपके प्लांट्स को उगने में मदद करते हैं। इसके बाद एक केस स्टडी और है, वो सिक्किम की है। आइए इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये केस स्टडी क्या थी, पेमा की जो फैमिली है सिक्किम में, उसकी लो क्रॉप हुई थी, मतलब पैदावार इतनी अच्छी नहीं हुई थी और हाई लॉन्स थे, क्योंकि वो जो है केमिकल फार्मिंग का इस्तेमाल कर रहे। अब सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया, स्टार्ट किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या हो गया कि आप जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करोगे। नेचुरली जो चीज़ें आपको मिल रही है उसको आप जो है इस्तेमाल करो, उसी का कंपोस्ट बना के कंपोस्ट को यूज़ करो, तो वो जो फार्मिंग होगी दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो एट फर्स्ट क्या हुआ, ये बहुत मुश्किल था लोगों के लिए, सॉइल भी धीरे-धीरे रिकवर कर रही थी, इतना आसानी नहीं था। तो पेमा की फैमिली ने क्या किया, कंपोस्ट का इस्तेमाल किया केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह। नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट बनाए उन्होंने नीम और गार्लिक से। अब देखो, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड क्या करते हैं? केमिकल फर्टिलाइज़र्स देते हैं न्यूट्रिएंट सॉइल को, जिससे प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट लेके बढ़ते हैं। और पेस्टिसाइड क्या करते हैं? वो मारते हैं कीड़े-मकोड़ों को। तो उन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह तो कंपोस्ट का इस्तेमाल किया, और पेस्टिसाइड की जगह उन्होंने जो नेचर से हमें पेस्ट रेपेलेंट, मतलब कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाने वाली चीज़ें हैं मिलती हैं, वो बनाई। वो किससे बनाई? नीम से और गार्लिक से। और फिर उन्होंने मल्टीपल क्रॉप्स उगाना स्टार्ट करा। अब इस चीज़ का असर उनको 5 साल बाद दिखाई दिया। अब उनका फार्म जो है वो अच्छा काम करने लग गया, मतलब वहाँ पर पैदावार अच्छी होने लगी। दे अर्न मोर बाय सेलिंग ऑर्गेनिक कार्डमम, इलायची, जिंजर, वेजिटेबल्स उगाए। और 2016 में सिक्किम जो है वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गई। मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर आज भी केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसके क्या गुड रिजल्ट्स निकले, बर्ड जो हैं और जो यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं वो वापिस आए। वो मतलब वो वापिस पैदा होने लगे और पैदा होने लगे, बायोडाइवर्सिटी का पैदा होने लगा। टूरिस्ट जो है वो इस जगह को देखने आने लगे कि भैया कौन-सी स्टेट है, कहाँ पर है, ये क्या है जो 100% ऑर्गेनिक है। फार्मर की इनकम जो है वो 20% बढ़ गई है। अगर पहले ₹100 कमा रहे थे तो अब ₹120 कमा रहे हैं। सिक्किम बिकेम अ ग्लोबल मॉडल फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबल फार्मिंग, जहाँ पर हम नेचर का ख्याल रख रहे हैं और नेचर हमारा ख्याल रख रही है। तो हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल केयरफुली करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल, पेट्रोल जो है जल्दी खत्म हो सकते हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना चाहिए और हमें स्विच करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर पावर की तरह। इंडिया एंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये लॉन्च किया गया था 2015 में बाय इंडिया एंड फ्रांस। तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद प्लेंटी ऑफ सनलाइट, इन दोनों ही देशों में सनलाइट काफ़ी अच्छी पड़ती है। उन्होंने एक साथ काम किया और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया, अपनी नॉलेज और पैसे को शेयर किया। इंडिया हेल्प सेटअप सोलर पावर इन मैनी पुअर कंट्रीज, और इंडिया ने जितने भी गरीब देश थे जहाँ पर बिजली की थोड़ी सी किल्लत है, वहाँ पर उन्होंने सोलर पावर को जो है सेटअप करने में हेल्प की। एग्जाम्पल जैसे है भादला सोलर पार्क राजस्थान में, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसकी वजह से क्या हो गया, एनवायरनमेंट तो बचा ही बचा, जॉब और इनकम बढ़ गई। ये देखिए दोस्तों, ये एक सैटेलाइट इमेज है आपके राजस्थान के उस पार्क की। यहाँ पर आपको ये जितना भी ब्लू कलर में ये जो दिखाई दे रहा है, ये सारे सोलर पैनल्स हैं एक्चुअली। ये देखिए, ये कितना बड़ा प्लांट है आपको, कि ये इतनी ऊपर से इमेज लेने के बाद भी कितने, तो आप सबको कितना बड़ा होगा ये हिस्सा, है ना?
और इट कैन जनरेट एनफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब राजस्थान को जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना उसका 15% तो ये अकेला खुद ही ये प्लांट उगा सकता है, बना सकता है। तो आप सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। और ये रायचूर कर्नाटका का एक प्लांट है। ये देखिए आपको जितने भी ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये सब एक्चुअली क्या है, ये सब सोलर पैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैं ये। और इनसे भी जो है काफ़ी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचो अगर हम पूरे देश की एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस कर सके तो हमें झरने पानी, डैम का पानी, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़े। अब कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। कुछ लोगों को जो है आज भी साफ पानी पीने को नहीं मिलता, फ्रेश एयर नहीं मिलता। जो गरीब लोग हैं बेचारे उनको पोल्यूशन में रहना पड़ता है क्योंकि वो फैक्ट्रीज और फ्यूल्स जलने के आसपास रहते हैं। तो वी शुड टेक केयर ऑफ एवरीवन, और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उन सबके पास रिसोर्सेज बराबरी के हों। रिलेशनशिप विद नेचर, वी आर केयर टेकर्स ऑफ नेचर। हम नेचर के केयर टेकर हैं। वी शुड प्रोटेक्ट, रिपेयर एंड ग्रो इट अगेन। जैसे कि भगवत गीता जो है वो हमें क्या सिखाती है, लोक संग्रह, मतलब वर्किंग फॉर द गुड ऑफ एवरीवन नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना, पूरे जो आसपास जितने भी लोग हैं सबके बारे में अच्छा सोचना है। इट इज टाइम वी स्टार्ट लिविंग दिस आइडिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपके नोट्स खत्म होते हैं। अब हम फटाफट बढ़ेंगे आगे और हम बात करेंगे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज सीमेंट प्रोडक्शन हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है उससे हमारे एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है। तो सीमेंट फैक्ट्री जो है वो रिलीज करती है टाइनी डस्ट पार्टिकल जो हवा में जाते हैं, और ये पार्टिकल सीधा हमारे लंग्स पे अटैक करते हैं और लोग और एनिमल्स को बीमार कर देते हैं। इसके अलावा ये आसपास के जितने भी पौधे पेड़ होते हैं उनके ऊपर गिरते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से जो है प्लांट की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो सकती। द डस्ट जो पॉल्यूट करती है सॉइल को और पानी को भी। इसीलिए सीमेंट मेकिंग जो है वो बहुत ही गंदा और पॉल्यूटिंग प्रोसेस कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू रिड्यूस द पोल्यूशन कॉज्ड बाय सीमेंट। तो क्या स्टेप हम ले रहे हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ रूल्स बना दिए हैं सीपीसीबी के थ्रू, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, ताकि ये फैक्ट्री जो है कम पोल्यूशन पैदा कर सके। पीपल जो है आर आल्सो यूजिंग बेटर मटेरियल, जैसे कि वो मड, स्टोन, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट और रिसाइकल प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान कम हो रहा है और लोगों को जो है लोकली जॉब मिल रही है। तीसरा सवाल है, व्हाट इज वृक्ष आयुर्वेदा। तो वृक्ष आयुर्वेदा एक पुरानी इंडियन सिस्टम है जिसमें ये सिखाया गया है कि किस तरीके से उगाना है और प्लांट्स और ट्रीज की केयर करनी है। इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज गुड फॉर विच प्लांट। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हाउ टू प्रिपेयर द सीड्स, कैसे उनको पानी देना है, पेस्ट को किस तरीके से नेचुरल वेज में दूर रखना है। इट ऑल्सो टेल्स अस हाउ टू कीप सॉइल हेल्दी, जैसे कि क्रॉप रोटेशन या गुड फ्लोइंग करके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब हाउ पेमास फैमिली चेंज देयर फार्मिंग इन सिक्किम। तो पेमा की फैमिली ने क्या किया, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बंद कर दिया और उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्विच कर लिया। इसके बाद उन्होंने कंपोस्ट का इस्तेमाल किया और पेस्ट को रिपेल करने के लिए जो रिपेलेंट बनाए वो नीम और गार्लिक के बनाए, और पूरे साल अलग अलग तरह की खेती की। पहले तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 5 साल बाद उनकी फार्म बहुत अच्छी हो गई। अब वो ऑर्गेनिक फार्म को थोड़े से ऊंचे दामों पर बेचकर ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम। तो सिक्किम जो है वो देश का पहला 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन गया 2016 में। अच्छे इंसेक्ट्स और अच्छे बर्ड्स वापस आ गए, टूरिस्ट लोग देखने जाने लगे स्टेट को। ऑन एन एवरेज फार्मर जो है वो 20% ज़्यादा पैसा कमाने लगे, और सिक्किम सिक्किम जो है वो पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन गया कि किस तरीके से नेचर का और खुद का ख्याल रखकर फार्मिंग की जा सकती है। सिक्स्थ है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज केयरफुली। अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला हो गया, तेल हो गया, गैस हो गया, वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। अगर हम उनको वेस्ट करते जाएंगे तो ना वो हमें फ्यूचर में मिलेंगे और ना ही हम उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड यूज देम ओनली व्हेन नीडेड एंड स्विच टू अ क्लीनर एनर्जी।
जब इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो इस्तेमाल कीजिए, वरना हम सोलर और विंड एनर्जी, विंड पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। 7th है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल इन इट? तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है आईएसए, ये स्टार्ट किया था इंडिया और फ्रांस ने 2015 में। इसमें क्या इंक्लूडेड है? इट इंक्लूड्स कंट्रीज दैट गेट अ लॉट ऑफ सनलाइट, और ये एक साथ काम करके सोलर एनर्जी का यूज़ करके एक दूसरे की मदद करना चाहते थे। तो इंडिया हैज़ हेल्प कैसे? बिल्ड सोलर प्रोजेक्ट्स इन पुअर कंट्रीज एंड शेयर इट्स नॉलेज। इंडिया ऑल्सो मेड बिग सोलर पार्क, जैसे कि भाटलर सोलर पार्क, टू शो हाउ सोलर एनर्जी कैन हेल्प एवरीवन। 8 और लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज अनफेयर फॉर सम? कई सिटीज में क्या होता है, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर साफ पानी नहीं मिलता या हवा नहीं मिलती। पॉल्यूशन जो है फैक्ट्रीज और व्हीकल से, वो गरीब आदमियों को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। दिस मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट शेयर्ड इक्वली एंड दैट इज नॉट फेयर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। इसके बाकी के एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में किसी में दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब कोई प्रॉब्लम हो तो नोट कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।